हर कहानी की एक शुरुआत होती है। कुछ कहानियां प्रेरणा देती हैं तो कुछ सावधान करती हैं। यह कहानी भी एक ऐसे ही शख्स की है जिसका सपना आसमान छूने का था, लेकिन उसकी उड़ान का रास्ता विवादों से होकर गुजरा। हम बात कर रहे हैं सुब्रत रॉय की। उनका जन्म बिहार के एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उनके सपने साधारण नहीं थे। 1978 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर से उन्होंने अपने सफर की शुरुआत की। जेब में महज 2000 रुपये की पूंजी और दिल में एक बड़ा साम्राज्य खड़ा करने का जुनून था। उन्होंने एक छोटी सी चिट फंड कंपनी से काम शुरू किया, एक ऐसा मॉडल जो उस दौर में छोटे शहरों और गांवों में काफी लोकप्रिय था, जहां बैंकिंग व्यवस्था हर किसी की पहुंच में नहीं थी। सुब्रत रॉय की सोच बहुत स्पष्ट थी। वह जानते थे कि भारत का असली ग्राहक छोटे शहरों और गांवों में रहता है, जिसे बड़े बैंक अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। उन्होंने अपनी कंपनी को सिर्फ एक बिजनेस की तरह नहीं, बल्कि एक परिवार के रूप में पेश किया। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने खुद को सहारा श्री की उपाधि दी, जिसका मतलब था परिवार का मुखिया, एक संरक्षक। इस भावनात्मक जुड़ाव ने लोगों के दिलों में उनके लिए एक खास जगह बना दी। लोग उन्हें सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि अपना हितैषी मानने लगे थे। उनकी योजना सरल थी, लोगों से छोटी छोटी बचतें इकट्ठा करना और उन्हें बड़े सपनों का भरोसा दिलाना। ये भरोसा ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी बनने वाला था। शुरुआती सफलता ने सुब्रत रॉय के हौसलों को पंख लगा दिए। वह जानते थे कि अगर इस भरोसे को बनाए रखना है तो उन्हें लोगों की नजरों में रहना होगा। उन्होंने ग्लैमर, खेल और राष्ट्रवाद का एक ऐसा कॉकटेल तैयार किया जो हर भारतीय को अपनी ओर खींचता था। भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पर सहारा का लोगो दिखना हर देशवासी के लिए गर्व की बात बन गया। उन्होंने एयरलाइन, मीडिया, रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी और यहां तक कि फॉर्मूला 1 रेसिंग टीम में भी निवेश किया। उनका साम्राज्य इतनी तेजी से फैला कि एक समय पर भारतीय रेलवे के बाद सहारा इंडिया देश का दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता बन गया था, जिसके साथ लाखों एजेंट और कर्मचारी जुड़े हुए थे। गोरखपुर की गलियों से निकला एक शख्स अब देश के सबसे ताकतवर और प्रभावशाली लोगों में गिना जाने लगा था। बड़े बड़े राजनेता, फिल्मी सितारे और खिलाड़ी उनके दोस्त थे। उनके बेटे की शादी में देश की नामी गिरामी हस्तियों का जमावड़ा लगता था। यह सब देखकर आम निवेशक का भरोसा और भी मजबूत होता गया। उसे लगा कि जिसका हाथ इतने बड़े लोगों के कंधों पर हो, वह कभी डूब नहीं सकता। यही वह दौर था जब सहारा का सूरज अपने चरम पर चमक रहा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस चमक के पीछे घने अंधेरे बादल भी मंडरा रहे थे, जो जल्द ही एक बड़े तूफान का रूप लेने वाले थे। सहारा की सफलता का राज सिर्फ बिजनेस मॉडल में नहीं, बल्कि उसके परिवार वाले कॉन्सेप्ट में छिपा था। सुब्रत रॉय ने बहुत चतुराई से अपनी कंपनी को एक कॉरपोरेट ढांचे से निकालकर एक सामाजिक आंदोलन जैसा रूप दे दिया था। उनके लाखों एजेंट, जिन्हें सहारा वॉरियर्स कहा जाता था, किसी कर्मचारी की तरह नहीं, बल्कि एक मिशन पर निकले सैनिकों की तरह काम करते थे। वे घर घर जाते, लोगों से मिलते, उनके सुख दुख में शामिल होते और उन्हें सहारा में निवेश करने के लिए प्रेरित करते। ये एजेंट खुद उसी समाज का हिस्सा थे, इसीलिए लोग उन पर आसानी से भरोसा कर लेते थे। ये रिश्ता सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि भावनाओं का बन चुका था, जो किसी भी बैंक के मैनेजर और ग्राहक के रिश्ते से कहीं ज्यादा मजबूत था। इस परिवार की भावना को बनाए रखने के लिए बड़े बड़े आयोजन किए जाते थे। हर साल होने वाले सहारा प्रणाम जैसे कार्यक्रमों में लाखों कर्मचारी और एजेंट एक साथ इकट्ठा होते थे, जहां देशभक्ति के गीत गाए जाते थे और सुब्रत रॉय सहारा श्री के रूप में उन्हें संबोधित करते थे। वह उन्हें बताते थे कि वे सिर्फ पैसा नहीं कमा रहे हैं, बल्कि देश के निर्माण में योगदान दे रहे हैं। यह एक ऐसी मनोवैज्ञानिक रणनीति थी जिसने लाखों लोगों को सहारा के साथ भावनात्मक रूप से जोड़ दिया। निवेशक को लगता था कि उसका पैसा किसी कंपनी में नहीं, बल्कि अपने ही परिवार में लग रहा है, जो सुरक्षित भी है और देश के काम भी आ रहा है। भरोसे की यह इमारत तब और मजबूत हो गई जब सहारा ने भारतीय क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर किया। हर भारतीय के दिल में क्रिकेट बसता है, और जब सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली जैसे दिग्गज खिलाड़ी अपनी छाती पर सहारा लिखा बल्ला उठाते थे, तो यह लोगो हर घर में पहुंच जाता था। यह सिर्फ एक विज्ञापन नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन गया था। इसके अलावा पुणे वॉरियर्स नाम से आईपीएल टीम खरीदना और फॉर्मूला 1 में उतरना, यह सब सहारा को एक ग्लोबल ब्रांड के रूप में स्थापित कर रहा था। आम आदमी को लगा कि जिस कंपनी का नाम दुनिया भर में चमक रहा है, उसमें लगाया गया उसका छोटा सा निवेश भला कैसे डूब सकता है। यह भरोसा इतना गहरा था कि जब भी
कोई सहारा के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता तो लाखों निवेशक और एजेंट उसके बचाव में खड़े हो जाते थे। उन्हें लगता था कि यह उनके परिवार पर हमला है। सुब्रत रॉय ने बड़ी कुशलता से खुद को गरीबों और छोटे निवेशकों के मसीहा के रूप में स्थापित कर लिया था। उन्होंने एक ऐसा इकोसिस्टम बना दिया था जहां सवाल पूछने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। सहारा परिवार का हर सदस्य यह मानता था कि सहारा श्री जो भी कर रहे हैं वह उनके भले के लिए ही कर रहे हैं। लेकिन इसी अटूट भरोसे की नींव पर एक ऐसे घोटाले की कहानी लिखी जा रही थी जो भारत के कॉरपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा दाग बनने वाला था। सहारा का साम्राज्य तेजी से बढ़ रहा था और इस विस्तार के लिए उसे लगातार पैसों की जरूरत थी। यहीं से खेल में एक नए वित्तीय इंस्ट्रूमेंट की एंट्री होती है जिसका नाम था OFCD यानी ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। सुनने में यह नाम बहुत भारी भरकम और जटिल लगता है और शायद यही इसकी खासियत थी। इसे जानबूझकर इतना जटिल बनाया गया था कि आम निवेशक इसकी गहराई को समझ ही न पाए। आसान भाषा में समझें तो डिबेंचर एक तरह का कर्ज का दस्तावेज होता है। जब कोई कंपनी आपसे डिबेंचर के जरिए पैसा लेती है तो वह एक तरह से आपसे कर्ज ले रही होती है जिस पर वह आपको ब्याज देने का वादा करती है। अब इसमें ऑन ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल का क्या मतलब था? इसका मतलब यह था कि निवेशक के पास यह विकल्प था कि वह एक निश्चित समय के बाद अपने इन डिबेंचर्स को कंपनी के शेयरों में बदलवा सकता है। यह स्कीम उन लोगों के लिए बहुत आकर्षक लग रही थी जो शेयर बाजार के जोखिम से बचना चाहते थे लेकिन उसके मुनाफे का हिस्सा भी बनना चाहते थे। सहारा की दो कंपनियां, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन्हीं OFCDs के जरिए बाजार से पैसा उठा रही थी। एजेंट लोगों को बताते थे कि उनका पैसा सुरक्षित है, उन्हें गारंटीड रिटर्न मिलेगा और भविष्य में वे कंपनी के मालिक यानी शेयर होल्डर भी बन सकते हैं। ये स्कीम छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में आग की तरह फैल गई। दिहाड़ी मजदूर, किसान, छोटे दुकानदार और ऐसी गृहिणियां जो अपनी छोटी छोटी बचत को सुरक्षित रखना चाहती थीं, वे सभी इसमें निवेश करने लगे। उनके लिए बैंक की जटिल प्रक्रिया से गुजरने से कहीं ज्यादा आसान था अपने परिचित सहारा एजेंट को पैसा देना और एक सर्टिफिकेट ले लेना। सहारा ने देश भर में फैले अपने लाखों एजेंटों के नेटवर्क का इस्तेमाल करके लगभग 3 करोड़ लोगों से 24,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम जुटा ली। यह रकम इतनी बड़ी थी कि इसने रेगुलेटर्स के कान खड़े कर दिए। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा कानूनी पेंच था। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के नियमों के अनुसार अगर कोई भी कंपनी 50 से ज्यादा लोगों से पैसा जुटाती है तो उसे एक पब्लिक इश्यू लाना पड़ता है। इसके लिए कंपनी को सेबी के पास रजिस्ट्रेशन कराना होता है, अपने सारे वित्तीय दस्तावेज सार्वजनिक करने होते हैं और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतनी पड़ती है। लेकिन सहारा ने इन नियमों को ताक पर रख दिया। उसने 3 करोड़ लोगों से पैसा उठाया लेकिन इसे प्राइवेट प्लेसमेंट का नाम दिया ताकि उसे सेबी की निगरानी से न गुजरना पड़े। यहीं से उस टकराव की नींव पड़ी जो आगे चलकर एक बड़े कानूनी तूफान में बदलने वाला था। जब कोई स्कीम टू गुड टू बी ट्रू लगे यानी इतनी अच्छी लगे कि उस पर यकीन करना मुश्किल हो तो अक्सर उसके पीछे कोई धोखा छिपा होता है। सहारा की OFCD स्कीम के साथ भी कुछ ऐसा ही था। बाहर से ये एक सुरक्षित निवेश योजना दिखती थी लेकिन अंदर ही अंदर ये एक क्लासिक पोंजी स्कीम की तरह काम कर रही थी। पोंजी स्कीम एक ऐसा फ्रॉड इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन होता है जहां पुराने निवेशकों को रिटर्न देने के लिए नए निवेशकों से मिले पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कंपनी का अपना कोई ठोस बिजनेस मॉडल या मुनाफा नहीं होता जिससे वह निवेशकों को पैसा लौटा सके। यह स्कीम तब तक चलती रहती है जब तक बाजार में नए निवेशक आते रहते हैं। सहारा की कार्यप्रणाली में पोंजी स्कीम के कई लक्षण मौजूद थे। कंपनी ने OFCDs के जरिए अरबों रुपए जुटाए थे लेकिन यह पैसा कहां निवेश किया जा रहा था इसका कोई स्पष्ट हिसाब नहीं था। जब पुराने निवेशकों की मैच्योरिटी का समय आता तो उन्हें भुगतान करने के लिए कंपनी नए निवेशकों से मिले धन का उपयोग कर लेती थी। ये एक ऐसा दुष्चक्र था जिसमें पैसा बस एक हाथ से दूसरे हाथ घूम रहा था लेकिन वास्तव में कोई संपत्ति या मुनाफा पैदा नहीं हो रहा था। ये एक टिक टिक करते टाइम बम की तरह था जिसे एक दिन फटना ही था। जिस दिन नए निवेशकों का आना बंद हो जाता उसी दिन यह पूरी व्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाती। सेबी को शक हुआ कि सहारा की दोनों कंपनियां जो रियल एस्टेट और हाउसिंग के नाम पर पैसा जुटा रही थीं, उनके पास इतनी बड़ी संपत्ति या प्रोजेक्ट्स हैं ही नहीं
जो निवेशकों के 24,000 करोड़ रुपए को सही ठहरा सकें। जब जांच आगे बढ़ी तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पता चला कि लाखों निवेशकों के नाम, पते और रिकॉर्ड्स फर्जी थे। कई मामलों में तो एक ही नाम और पते पर कई निवेश दिखाए गए थे। इससे यह संदेह और गहरा हो गया कि कहीं यह पैसा अवैध स्रोतों से तो नहीं आ रहा है, जिसे ओएफसीडीज के जरिए सफेद करने की कोशिश की जा रही है। यह घोटाला सिर्फ निवेशकों को धोखा देने तक ही सीमित नहीं था। आरोप लगे कि निवेशकों से जुटाए गए इस पैसे का एक बड़ा हिस्सा कंपनी के दूसरे व्यवसायों में लगाया गया, जिनमें से कई घाटे में चल रहे थे। इसके अलावा इस फंड का इस्तेमाल सुब्रत रॉय और उनके परिवार की ऐशोआराम भरी जीवन शैली को फाइनेंस करने के लिए भी किया गया। यह आम आदमी के भरोसे का सबसे बड़ा अपमान था। जिस पैसे को एक गरीब मजदूर ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए जोड़ा था, उस पैसे से महल खड़े किए जा रहे थे और निजी विमान खरीदे जा रहे थे। यह एक ऐसा सच था जो जब सामने आया तो उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हर अपराध के पीछे कोई ना कोई सुराग जरूर छूट जाता है। सहारा के मामले में यह सुराग तब सामने आया जब सहारा समूह की एक अन्य कंपनी सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड ने अपना आईपीओ लाने के लिए सेबी के पास रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दाखिल किया। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें कंपनी को अपनी सभी वित्तीय जानकारियों का खुलासा करना होता है। जब सेबी के अधिकारी इस दस्तावेज की जांच कर रहे थे तो उनकी नजर सहारा की दो अन्य कंपनियों साइरकल और शैकल द्वारा जुटाए गए विशाल फंड पर पड़ी। सेबी को यह देखकर हैरानी हुई कि इन कंपनियों ने बिना उसकी मंजूरी के अरबों रुपए ओएफसीडीज के जरिए जुटा लिए थे। सेबी ने तुरंत इस मामले का संज्ञान लिया और सहारा से जवाब तलब किया। सहारा का तर्क था कि चूंकि ओएफसीडीज हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स हैं और वे इसे 50 से कम लोगों को जारी कर रहे हैं, भले ही यह प्रक्रिया बार बार दोहराई गई हो, इसलिए वे सेबी के दायरे में नहीं आते बल्कि कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के अधीन आते हैं। यह एक कानूनी दांव पेंच था जिसका मकसद मामले को लटकाना और रेगुलेशन से बचना था, लेकिन सेबी इस तर्क से सहमत नहीं थी। सेबी का मानना था कि 50 से अधिक लोगों से पैसा जुटाने का कोई भी काम एक पब्लिक इश्यू है और यह सीधे सीधे उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। मामला यही नहीं रुका। जब सेबी ने सहारा से उन 3 करोड़ निवेशकों का पूरा ब्यौरा मांगा जिनसे पैसा जुटाया गया था, तो जो हुआ वह किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। सहारा ने सेबी को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए और समय मांगा और फिर 2013 में 127 ट्रकों में भरकर 31,000 से ज्यादा कार्टन बॉक्स सेबी के मुंबई ऑफिस भेज दिए। इन ट्रकों में करोड़ों आवेदन पत्र और वाउचर भरे हुए थे। ये एक तरह से सेबी को चुनौती देने जैसा था, मानो कहा जा रहा हो, हिम्मत है तो जांच करके दिखाओ। इस कदम को जांच प्रक्रिया में देरी करने और अधिकारियों को परेशान करने की एक सोची समझी चाल के रूप में देखा गया। सेबी ने इस चुनौती को स्वीकार किया। जब उन दस्तावेजों की जांच शुरू हुई तो परत दर परत चौंकाने वाले खुलासे सामने आने लगे। लाखों आवेदन पत्रों में या तो निवेशकों के पते नहीं थे या फिर वे फर्जी थे। कई फॉर्म अधूरे थे। सेबी ने जब बेतरतीब ढंग से कुछ निवेशकों को सत्यापन के लिए पत्र भेजे तो वे वापस लौट आए क्योंकि उन पतों पर कोई रहता ही नहीं था। इससे सेबी का शक यकीन में बदल गया कि यह सिर्फ एक अनियमितता का मामला नहीं है बल्कि एक बहुत बड़े घोटाले की ओर इशारा कर रहा है, जिसमें शायद भूतिया निवेशक भी शामिल हों जिनका इस्तेमाल काले धन को सफेद करने के लिए किया गया हो। जब सेबी और सहारा के बीच का विवाद सुलझने के बजाय और उलझता गया तो मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। यह लड़ाई भारत के कॉरपोरेट इतिहास की सबसे चर्चित और लंबी कानूनी लड़ाइयों में से एक बन गई। सेबी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने सारे तथ्य रखे। उसने बताया कि कैसे सहारा की 2 कंपनियों ने अवैध रूप से ओएफसीडीज के जरिए आम जनता से हजारों करोड़ रुपए जुटाए हैं और कैसे निवेशकों का डेटा संदिग्ध और अपूर्ण है। सेबी ने दलील दी कि यह निवेशकों के हितों के साथ एक बड़ा धोखा है और इस पैसे को तुरंत वापस करवाया जाना चाहिए। दूसरी तरफ सहारा ने देश के नामी गिरामी वकीलों की फौज खड़ी कर दी। उन्होंने तर्क दिया कि सेबी के पास इस मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार ही नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने लगभग सभी निवेशकों का पैसा लौटा दिया है और सेबी जिन निवेशकों को फर्जी बता रही है वे सभी वास्तविक हैं। सहारा ने अदालत में कहा कि उनके निवेशक इतने गरीब और दूर दराज के इलाकों में रहते हैं कि उन तक पहुंचना मुश्किल है। यह लड़ाई कानूनी दलीलों से ज्यादा एक धारणा की लड़ाई बन गई थी, जहां एक तरफ देश का शक्तिशाली कॉरपोरेट घराना था और दूसरी तरफ बाजार का नियामक
जो छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। लंबी सुनवाई और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अगस्त 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने सीबी के पक्ष को सही ठहराया और सहारा की दोनों कंपनियों को आदेश दिया कि वे निवेशकों से जुटाए गए सारे पैसे यानी लगभग 24,000 करोड़ रुपए 15% सालाना ब्याज के साथ सेबी के पास जमा कराएं। सेबी को यह जिम्मेदारी दी गई कि वह इस पैसे से असली निवेशकों की पहचान करे और उन्हें उनका पैसा लौटाए। यह फैसला सहारा समूह के लिए एक बहुत बड़ा झटका था और इसे आम निवेशकों के हितों की एक बड़ी जीत के रूप में देखा गया। सुप्रीम कोर्ट के इस स्पष्ट आदेश के बावजूद सहारा ने पैसा जमा कराने में आनाकानी शुरू कर दी। कंपनी ने कई बार अदालत से मोहलत मांगी और अलग अलग बहाने बनाए। उन्होंने दावा किया कि वे पहले ही निवेशकों का पैसा सीधे लौटा चुके हैं, लेकिन वे इसका कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सके। अदालत ने सहारा के इस रवैये पर सख्त नाराजगी जताई। कोर्ट ने महसूस किया कि सहारा समूह जानबूझकर अदालत के आदेशों की अवहेलना कर रहा है और न्याय प्रक्रिया का मजाक बना रहा है। इस अवज्ञा ने सुब्रत रॉय के लिए आगे की राह और भी मुश्किल कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। सुप्रीम कोर्ट के बार बार आदेश देने के बावजूद जब सुब्रत रॉय ने पैसा जमा नहीं कराया तो अदालत का धैर्य जवाब दे गया। अदालत ने इसे सीधे सीधे कोर्ट की अवमानना माना। फरवरी 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। कुछ दिनों की लुकाछिपी के बाद आखिरकार 4 मार्च 2014 को सुब्रत रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल भेज दिया गया। यह एक अभूतपूर्व घटना थी। देश का वह शख्स जो कभी राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों के साथ उठता बैठता था, जो खुद को सहारा श्री कहता था, आज जेल की सलाखों के पीछे था। सुब्रत रॉय की गिरफ्तारी ने पूरे देश में सनसनी फैला दी। जिस साम्राज्य को उन्होंने भरोसे की नींव पर खड़ा किया था, वह ताश के पत्तों की तरफ बिखरने लगा। लाखों एजेंटों और निवेशकों का मनोबल टूट गया। कंपनी की छवि को गहरा धक्का लगा। एक समय जो सहारा का लोगो गर्व का प्रतीक माना जाता था, अब वह एक घोटाले का पर्याय बन चुका था। सुब्रत रॉय ने जेल से बाहर आने के लिए हर संभव कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत के लिए एक बड़ी शर्त रखी। 10,000 करोड़ रुपए जमा कराने होंगे, जिसमें से 5,000 करोड़ रुपए नकद और 5,000 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी देनी होगी। यह रकम इतनी बड़ी थी कि रॉय के लिए इसका इंतजाम करना मुश्किल हो गया। उन्होंने जेल के अंदर से ही अपनी देश विदेश की संपत्तियों को बेचने की कोशिश की, जिसमें न्यूयॉर्क का प्लाजा होटल और लंदन का ग्रॉसवेनर हाउस होटल भी शामिल था। इसके लिए उन्हें जेल में विशेष सुविधाएं भी दी गईं, ताकि वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खरीदारों से बात कर सकें। यह दृश्य अपने आप में अनोखा था, जहां एक कैदी अरबों डॉलर की डील करने की कोशिश कर रहा था। लगभग 2 साल जेल में बिताने के बाद मई 2016 में अपनी मां के निधन पर उन्हें पैरोल मिली, जो बाद में बढ़ती चली गई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सहारा साम्राज्य अपनी चमक खो चुका था। कई व्यवसाय बंद हो गए थे, संपत्तियां बिक रही थीं और कंपनी पर कानूनी देनदारियों का बोझ बढ़ता जा रहा था। सुब्रत रॉय भले ही पैरोल पर बाहर आ गए थे, लेकिन वे कानूनी प्रतिबंधों से बंधे हुए थे। 14 नवंबर 2023 को लंबी बीमारी के बाद सुब्रत रॉय का निधन हो गया। उनके निधन के साथ ही एक युग का अंत हो गया, लेकिन वे अपने पीछे छोड़ गए करोड़ों निवेशकों के अनगिनत सवाल, जिनका पैसा अभी भी फंसा हुआ था और जिनका भविष्य अनिश्चितता के अंधेरे में डूबा हुआ था। सुब्रत रॉय के निधन के बाद करोड़ों निवेशकों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही था कि उनके डूबे हुए पैसों का क्या होगा। क्या उन्हें कभी अपना पैसा वापस मिलेगा? सालों की कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी। अदालत ने सीबी सहारा खाते में जमा हजारों करोड़ रुपए को निवेशकों तक पहुंचाने का रास्ता साफ किया। सरकार ने इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सहकारिता मंत्रालय के जरिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया, जिसका नाम है CRCS सहारा रिफंड पोर्टल। ये पोर्टल उन निवेशकों के लिए बनाया गया है जिन्होंने सहारा की 4 सहकारी समितियों में पैसा लगाया था। इस पोर्टल के जरिए रिफंड पाने की प्रक्रिया को जानबूझकर सरल रखा गया है, ताकि आम आदमी भी आसानी से आवेदन कर सके। सबसे पहले निवेशक को पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए उन्हें अपने सहारा मेंबरशिप नंबर के आखिरी 4 अंक, आधार नंबर के आखिरी 4 अंक और आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद वे पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद उन्हें एक सहमति पत्र स्वीकार करना होगा और अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे पूरा नाम और जन्म तिथि भरनी होगी, जो आधार कार्ड से स्वतः ले ली जाएगी। अगले चरण में निवेशक को अपनी जमा राशि से संबंधित सभी विवरण देने होंगे। इसमें सोसाइटी का नाम, सदस्यता संख्या, खाता संख्या, जमा प्रमाण पत्र या पासबुक की कॉपी और जमा की गई राशि का विवरण शामिल है। एक निवेशक सहारा की अलग अलग समितियों में किए गए अपने सभी निवेशों के लिए एक ही फॉर्म में दावा कर सकता है। अगर दावे की कुल राशि 50,000 रुपए या उससे अधिक है तो पैन कार्ड की जानकारी देना अनिवार्य है। सारी जानकारी भरने और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के बाद एक दावा अनुरोध संख्या उत्पन्न होती है, जिसे निवेशक को भविष्य के लिए संभाल कर रखना चाहिए। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद सहारा समितियां 30 दिनों के भीतर दावे का सत्यापन करती है। इसके बाद सरकारी अधिकारी अगले 15 दिनों में उसकी जांच करते हैं। सब कुछ सही पाए जाने पर रिफंड की राशि सीधे निवेशक के आधार से जुड़े बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। प्रक्रिया में किसी भी गलती को सुधारने के लिए एक रीसबमिशन पोर्टल भी बनाया गया है। सरकार के अनुसार जुलाई 2025 तक 27 लाख से अधिक जमाकर्ताओं को 5,139 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि लौटाई जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने रिफंड प्रक्रिया को पूरा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दी है, जिससे बाकी बचे निवेशकों में भी अपने पैसे वापस पाने की उम्मीद जगी है। सहारा घोटाला सिर्फ कुछ वित्तीय अनियमितताओं की कहानी नहीं है, बल्कि यह भरोसे, लालच और टूटे हुए सपनों की एक दुखद गाथा है। यह भारत के आम आदमी के लिए एक बड़ा सबक छोड़ जाता है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक है सावधानी। कोई भी निवेश योजना जो हकीकत से परे लगने वाले रिटर्न का वादा करती है, उस पर आंख बंद करके भरोसा न करें। ज्यादा मुनाफा का लालच अक्सर ज्यादा जोखिम के साथ आता है। निवेश करने से पहले हमेशा कंपनी की साख की जांच करें। यह सुनिश्चित करें कि वह कंपनी सीबी, आरबीआई या आईआरडीआई जैसी किसी नियामक संस्था के साथ पंजीकृत है या नहीं। किसी के कह देने पर या भावनात्मक अपील में आकर अपनी मेहनत की कमाई को दांव पर न लगाएं। दूसरा सबक वित्तीय साक्षरता के महत्व को रेखांकित करता है। सहारा के अधिकांश निवेशक वे लोग थे जिन्हें वित्तीय उत्पादों की जटिलताओं की समझ नहीं थी। वे ओएफसीडी, डिबेंचर और शेयर के बीच का फर्क नहीं जानते थे। इसी अज्ञानता का फायदा उठाकर उन्हें गुमराह किया गया। इसीलिए यह जरूरी है कि हम सभी अपनी मेहनत की कमाई का प्रबंधन करना सीखें। हमें पता होना चाहिए कि हमारा पैसा कहां निवेश हो रहा है, उसमें कितना जोखिम है और उससे जुड़े नियम और शर्तें क्या हैं। सरकार और शिक्षण संस्थानों को भी जमीनी स्तर पर वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए अभियान चलाने चाहिए, ताकि भविष्य में कोई और सुब्रत रॉय आम आदमी की अज्ञानता का फायदा न उठा सके। ये घोटाला हमारे नियामकों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए भी एक चेतावनी है। ये दिखाता है कि कैसे कानूनी खामियों का फायदा उठाकर बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी की जा सकती है। नियामकों को सक्रिय होना होगा और किसी भी असामान्य वित्तीय गतिविधि पर शुरू में ही नजर रखनी होगी, न कि घोटाला होने के बाद कार्रवाई करनी होगी। इसके अलावा कानूनी प्रक्रिया को और तेज बनाने की जरूरत है, ताकि निवेशकों को समय पर न्याय मिल सके और उनका पैसा सालों तक फंसा न रहे। सहारा मामले में रिफंड प्रक्रिया शुरू होने में 1 दशक से ज्यादा का समय लग गया, जो पीड़ितों के लिए एक लंबी और कष्टदायक प्रतीक्षा थी। अंत में सहारा की कहानी उम्मीद और सतर्कता का एक मिला-जुला संदेश देती है। उम्मीद इसलिए क्योंकि कानूनी लड़ाई के बाद ही सही, सरकार और न्यायपालिका ने निवेशकों का पैसा वापस दिलाने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। सहारा रिफंड पोर्टल इस दिशा में एक सकारात्मक पहल है, लेकिन यह हमें सतर्क रहने की भी याद दिलाता है। याद रखिए, आपकी मेहनत की कमाई की सुरक्षा की सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी अपनी है। जागरूक रहें, सवाल पूछें, शोध करें और लालच में न पड़ें। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही आपके जीवन भर की जमा पूंजी पर भारी पड़ सकती है।